Okay. Hello guys. Hello. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and DSE with me on this India's largest learning platform. तो थोड़ा मेरे बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। मेरा नाम सजल मित्तल है, मैंने IIT कानपुर जियो टेक्निकल से एमटेक किया है, ठीक है। मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस दोनों है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने कई बार गेट एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरी 250, 200 एंड लेस देन 200 रैंक भी आई है। प्लस इसके साथ साथ मैंने इंजीनियरिंग सर्विस भी क्रैक किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास स्ट्रेटजी है, ठीक है, क्वेश्चन को करने की एबिलिटी भी है और किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना है उसका भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। तो इस तीनों चीज़ों का आप एडवांटेज लीजिए, ठीक है, और मेरे संग आगे आप बढ़िए, ठीक है। अभी हम आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो अफेक्टिव स्ट्रेस जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था, उसको जो पिछली बार हमने टॉपिक पढ़ा था, बेसिकली उसके क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग अटैक कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप उसको करने से पहले आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना होगा। तो फॉर टू ज्वाइन अनअकैडमी आपको क्या करना होगा, सीधे आप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ पर आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स सेलेक्ट जैसे यहाँ पर गेट और ईएसई हम लोगों का कोर्स चल रहा है, तो वहाँ पर आप जो भी डिजायर्ड कोर्स अपना तैयारी करना चाहते हैं वो कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी नंबर ऑफ एग्जाम्स की वहाँ पर तैयारी करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी में कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, लेकिन फ्री कोर्सेज के अलावा आपको वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन के प्लान किस तरीके से हैं कि भाई जो बंदे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है, जो लिटरली डेडिकेटेड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वाला प्लान सबसे अच्छा है, 1 साल वाला, ठीक है। ये 1 साल वाला प्लान इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और बच्चा आजकल कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि अगर बच्चे बहुत कम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ छोड़ के जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ बच्चा अपना खुद का भी एफर्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको एक सफिशिएंट टाइम चाहिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है। तो वो 1 साल इज द ऑप्टिमम टाइम है कि 1 साल तो उसको लगता ही लगेगा कि किसी भी अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और उसकी केवल कॉस्ट 25,000 है, वेरी नॉमिनल। और एडवांटेज अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SMYT, ठीक है, SMYT अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा केवल 22,500 का, ठीक है। ये तो वो 1 साल की बात। इसके अलावा जो मेरा पसंदीदा जो सबसे सब्सक्रिप्शन है वो है 24 मंथ्स का। 24 मंथ्स का बेटा सब्सक्रिप्शन इसलिए केवल 5,000 का डिफरेंस है, ठीक है, ओनली 5,000 डिफरेंस पिछले 1 साल से। लेकिन इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा है। इसका एडवांटेज ये 5,000 बहुत बड़ी बात नहीं है, जो 25,000 दे रहे हैं वो 30,000 देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एडवांटेज देखिए बेटा सबसे ज़्यादा क्या है, एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि देखिए सीट्स तो हैं, बच्चे लाखों हैं, तो सबका सिलेक्शन तो आपको ही पता है कि ये बहुत कड़वा सच्चे की नहीं होना है। तो अगर सबका सिलेक्शन नहीं होना है तो बेटा फिर से तैयारी कोई करेगा ना, क्यों। ये बस देखिए, ये बहुत कड़वा सच्चा है, ठीक है, इसमें आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, कोई थोड़ा सा रह जाता है, तो वो थोड़े थोड़े की वजह से ही, ठीक है, सिलेक्शन रुकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एक बार आपका तो हुआ, लेकिन अगले साल तो आप ढंग से एक बार और करेंगे तो आपका अच्छे से आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उसके लिए आप क्या करिए, 24 मंथ्स का प्लान ले लीजिए, ताकि एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक बार में नहीं हो रहा है, तो आप अगले साल उसको क्रैक कर सकते हैं। और देखिए ये वाला प्लान जो उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि होता क्या है जनरली, देखिए आपने सिलेक्शन लिया और आपको अपना जो मनचाहा आप जो चाहते थे डिपार्टमेंट लेना, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं मिला, ठीक है, उस सिलेक्शन के बाद। तो आप क्या करेंगे, फिर से एग्जाम देंगे, तो फिर से एग्जाम देने के लिए फिर से सब्सक्रिप्शन लेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, समझ में आ रहा है। तो अब अगर आप इनको क्या कहते हैं सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, 2 साल का प्लान नहीं लेंगे, तो आपको वन ईयर का दोबारा प्लान लेना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए आप दोबारा तैयारी करने के लिए जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए भी ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे बढ़िया, इसलिए मैं इसको बेस्ट बोलता हूँ, ठीक है। अगेन अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करिए, SMYT कोड है मेरा, ठीक है, उसको यूज़ करिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको केवल 27,000 का पड़ेगा, मतलब पिछले वाले से केवल 4-4.5 रुपये ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका गेट 2005 में आया था, 2 मार्क्स का, गेट 2005 में वो क्वेश्चन आया था। देखिए बेटा, ये मेरा पहले तो आप समझ लीजिए कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों कराता हूँ और लिमिटेड क्वेश्चंस क्यों कराता हूँ और केवल यही क्वेश्चन क्यों कराना, तो इसको समझिए।
देखिए मेरे को तो मालूम है कि क्वेश्चन कैसे होना है और मैंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, मुझे सब पता है कि किस तरीके का होना है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है कि मैं सारे इस तरीके से क्वेश्चन करा लूँ कि ये करने के बाद आपके कोई भी दुनिया के क्वेश्चन आ जाए या अभी तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया वो एक भी ना रुके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा है कि कुछ ना टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अभी आप मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, वो टर्मिनोलॉजीज भी कवर हो जाए इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि क्या हो कि अब कोई दूसरा क्वेश्चन आए विद द सेम टर्मिनोलॉजी तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एक टर्मिनोलॉजी होती है अंडरलेन, ओवरलेन, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, ये लिख लिया, आप क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। फॉर द सोइल स्ट्रेटा इन द गिवन in figure, shown in the figure, the water table is lowered by drainage by 2 meter. The water table is lowered by drainage by 2 meter, and if the top 2 meter thick silt sandy stratum remains saturated, मतलब ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल तो हमारा यहाँ था, दिस इज ओरिजिनल, और आफ्टर ड्रेनेज मेरा क्या हो गया, मैं यहाँ आ गया, आफ्टर ड्रेनेज मेरा वाटर टेबल यहाँ पर आ गया, ठीक है। रिमेन सैचुरेटेड बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है, कैपिलरी एक्शन से वो कह रहा है कि यहाँ पर सैचुरेटेड हो जाएगा, क्या है, एस की वैल्यू 1 इस जगह। इवन आफ्टर द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल द इंक्रीज इन अफेक्टिव वर्ल्ड प्रेशर। अब देखिए सबसे पहले बात आ गई, आप मुझे ये बताइए वाटर टेबल इंक्रीज होने से बिलो द ग्राउंड लेवल, कल भी मैंने बताया था, तो अगर कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस के में, अगर मैं ग्राउंड लेवल से बिलो अगर मैं वाटर टेबल का वेरिएशन करता हूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस में वेरिएशन होगा। अगर मैं ग्राउंड लेवल वाटर लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाऊंगा बिलो द ग्राउंड लेवल, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा। और अगर मैं वाटर टेबल को ग्राउंड लेवल के नीचे अगर मैं वाटर टेबल को कम करूंगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आपको पता है अच्छे से कि जैसे मेरा वाटर टेबल बढ़ता है तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू में क्या आ जाता है, माइनस यू माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एस समथिंग आया था, इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझ लिया, आपका आंसर इसी में ही आपके आंसर का क्या होता है कि आप आंसर सही निकल रहा गलत निकला आप इसी से जज कर सकते हैं। उसने कहा कि सिंपल लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, तो आपको यहीं से जज कर लेना है कि मुझे क्या निकालना है कि मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसने क्वेश्चन में पूछ भी वही लिया कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो वैल्यू पता करनी है हमें कितनी होगी, और वो भी कहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की पता करनी है, हमें पता करनी है एट द मिडल ऑफ द क्ले लेयर, एट द मिडल ऑफ द क्ले लेयर। सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये हो गया 3.5 मीटर का एट द मिडल ऑफ द क्ले लेयर। तो पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी यूनिट वेट क्या है, इसका यूनिट वेट गामा सेट है, ये गामा सेट है तो ये भी गामा सेट कितना है, पूरा सिल्टी सैंड ही है, लिखा हुआ है ऊपर, थिक सिल्टी सैंड स्ट्रेटम है, पूरा सेम है, ये भी 22 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए तो पहले टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं ए पे, हमें तो क्या निकालना, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो पहले केस 1 लेते हैं, केस 1, ठीक है, केस 1 क्या है, ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल। केस 1 जब ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल था उस केस में, ठीक है, तो मतलब मेरी पानी कहाँ था, यहाँ था। अभी इसको भूल जाना, पानी कहाँ था, यहाँ था। अगर पानी यहाँ था ओरिजिनल ग्राउंड वाटर टेबल के केस में, तो टोटल स्ट्रेस, बेटा डायग्राम नहीं बना रहे हैं। और पता है इसमें ना आपको वो भी दिया था, क्या कहते हैं, ऑप्शंस भी दिए थे। मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं लिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वही फील आनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिए। तो टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला, पानी यहाँ था, ठीक है, यहाँ पर गामा सेट 22, पूरा पानी है, पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी है। इस लाइन को भूल जाएं, ये वाली लाइन को अभी भूल जाएं। केस 1 के लिए ये लाइन नहीं है, यहाँ पर है केस 1 यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला भूल जाएं। तो पानी है पूरा यहाँ तक, तो ये गामा सैचुरेटेड कहाँ से कहाँ तक हो गया, 12 तक इंटू 12 प्लस हाफ 3.5 इंटू, ठीक है, बताइए वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी इसको कर लेते हैं। देखिए आपके सामने सॉल्व करूंगा, मुझे भी नहीं पता है। ये वैल्यू आ गई 330.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पोर वाटर प्रेशर,
यू। भाई इफेक्टिव स्ट्रेस कब निकालोगे? जब टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करोगे। चलिए पोर वाटर प्रेशर यू निकाल लेते हैं। यू सिंपल, पानी यहाँ पर है, यहाँ तक निकालना है, गामा डब्ल्यू ई रहेगा, कल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? पहले तो 9.81 मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट इज 12 प्लस 3.5, 12 प्लस 3.5 इज 12 प्लस 3.5 इज 15.5। कितना निकला? प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई 152.055 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर देखिए अफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा? अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा माइनस यू। ठीक है, मैं यहां लिख ले रहा हूं, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, तो सिग्मा बार कितना आ गया? सिग्मा बार आ गया, सिग्मा इज 330.5 माइनस 152.055। मेरा आंसर निकल के आएगा 178.445 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस निकला है केस 1 के लिए। तो इधर मैं सबको 1 लिख लेता हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस 1, ताकि पता चले। केस 1 के लिए मेरा ये निकला है। ठीक है, केस 1 के लिए ये मेरा निकला है। चलिए केस 2 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जरा हटा लेते हैं इसको। केस 2, केस 2 करेंगे। मैं पहले एक बार, मैं कहीं और इसलिए नहीं जाना चाहता, वरना अगर मैं दूसरे पेज पे गया तो आपको फिगर दिखाई नहीं देगा, फिगर दिखाई नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। बेटा देखिए, ये तो गेट है, सबसे आसान आता है गेट। गेट इज द इजीएस्ट एग्जाम अमंग ऑल द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, बिकॉज इतना आसान है, इतना आसान कर देता है कि डायग्राम भी खुद ही बना के दे देता है। आइए जरा अभी ईएस के क्वेश्चन देखेंगे, डायग्राम भी खुद ही बनाओ, क्वेश्चन भी खुद ही समझो। मतलब गलत कभी कभार तो ईएस वाले क्वेश्चन भी, ईएस में क्वेश्चन भी गलत आया था, तो वो भी आपको खुद ही समझना है। ठीक है, कि इसमें क्या गलती कर दी है। डायग्राम भी उसी के अकॉर्डिंग सही भी बनाओ, और उसके बाद इतने गलत होने के बावजूद भी जब कुछ भी, सब कुछ मतलब गलत को आपने सही कर दिया, उसके बाद आंसर भी सही लेके आओ। बहुत सारी चीजें, तो इसलिए गेट बेटा आपको बहुत आसान कर देता है, गेट बहुत आसान है। ठीक है, तो केस 2 ले लेते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल आफ्टर ड्रेनेज। आफ्टर ड्रेनेज ग्राउंड वाटर टेबल है, तो देखिए टोटल स्ट्रेस सिग्मा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं सिग्मा। सिग्मा तो बेटा चेंज नहीं होगा, अब की बार ये भूल जाना। केस 2 ये आ गया, केस 2 यहाँ पर है, केस 2, केस 2 है अगर, तो ये सब चीजें भूल जाओ, ये भूल जाओ, मतलब आपको यहीं पे पढ़ना है। ये वाला है ग्राउंड वाटर। ठीक है, यही ग्राउंड वाटर है, तो केस 2 याद रखना। ठीक है, टोटल स्ट्रेस तो 22 अभी भी वही रहेगा, 22 इंटू 12 प्लस 19 इंटू 3.5, कितना आया था? 330.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर भी उतना ही आएगा, हैं? कौन कह रहा है उतना ही आएगा? उतना नहीं आएगा। क्या हो गया? 2 मीटर ऑफ वैल्यू, 2 मीटर क्या हो गया? वाटर टेबल हमारा नीचे चला गया। पोर वाटर प्रेशर के बाद कहाँ से मेजर करेंगे? यहाँ से मेजर करेंगे। तो 13.5 इंटू 9.81 कितना आया? 132.435 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं पहले 152 समथिंग था, अब केवल 132 रह गया। मतलब वैल्यू हमारी पोर वाटर प्रेशर की कम हो गई। अगर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी तो डेफिनेटली इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? मेरा बढ़ जाएगा। तो 330.5 माइनस 132.435, ये वैल्यू निकल के आई आपकी, ये आ गई 198.065 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा आप देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा?
डेल्टा सिग्मा बार यहाँ बना लेते हैं। डेल्टा सिग्मा बार इज 198.065 माइनस 178.445। तो आंसर आ गया आपका 178.445, 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर बेटा। ये तो 19.62 आपका तब आया है जब आपने गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या ली है, जब आपने गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ली है, तब जाके आपका ये 19.62 आया। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन में गामा डब्ल्यू 10 दिया है तो बेटा आंसर भी आपका उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। देखिए होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव में तो उसने 20 दिया था तो आप लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर गामा डब्ल्यू आपको दिया होता कि भाई आपको कंसीडर करना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको दिया होता, उस केस में आपका आंसर 20 निकल के आता। और वही फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो अटेम्प्ट किया होता तो आपका आंसर ये 19.62 हो जाता। रॉन्ग, आपका आंसर सही क्या होता, 20 होता। 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा जब आप इसको गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलना है, एक एक चीज़ देखनी है गेट में, एक एक चीज़ गेट में देखनी है। क्योंकि होता क्या है कि गेट में क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़ से ही आपका पूरा क्वेश्चन वो गलत करा देता है और आपकी रैंक हजारों पीछे चली जाती है। समझ में आ रहा है? तो गेट के लिए क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़िए, उसमें स्टेप मार्किंग नहीं है, सीधे आंसर की मार्किंग से। गेट ईएससी में ये थोड़ा एडवांटेज है कि आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट 2005 में आया था। चलिए ये क्वेश्चन फिर से सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कुछ, ये गेट 2003 में आया था। ये क्वेश्चन मेरा लेने का मकसद अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। A 10 meter thick clay layer is, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, underlain by a sand layer। देखिए कह रहा है कि एक 10 मीटर थिक क्ले लेयर है जिसके नीचे एक सैंड लेयर है 20 मीटर डेप्थ की। क्लियर? वो ये नहीं कह रहा है कि अंडरलेन बाय की मतलब क्ले उसके नीचे सैंड, ये समझिएगा टॉपिक इसको। अगर यहाँ पर लिखा होता ओवरलेन बाय सैंड लिखा होता तो इसका मतलब सैंड क्या होता, क्ले के ऊपर आ रही होती। बेटा यही वो पॉइंट्स है जो आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं, यही वो पॉइंट्स है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यही वो पॉइंट्स है जो आपको शॉर्ट नोट में ऐड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में फॉर्मूले के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज अंडरलेन, व्हाट इज ओवरलेन। अब बेटा आप अलग अलग सब्जेक्ट्स कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो होगा क्या 3-4 महीने बाद अंडरलेन ओवरलेन आप भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? रिवीजन कर रहे हो ठीक है, लेकिन रिवीजन का भी 1-1.5 महीने का गैप हो जाता है, एग्जाम आते आते हो सकता है अंडरलेन ओवरलेन भूल जाए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट में ले रहा है तो देखिए केवल एक अंडरलेन से, क्योंकि यहाँ तो आपको डायग्राम दे दिया है, बहुत मजे से आपका हो गया। ईएस के ऑब्जेक्टिव में कोई डायग्राम नहीं आएगा, ना तो ऑब्जेक्टिव में ना कन्वेंशनल में। तो समझ में आई? तो ये वाला ये पॉइंट है जो अंडरलेन और ओवरलेन, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अपने शॉर्ट नोट में हाईलाइट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अ 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय, अंडरलेन नीचे, बाय अ सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर डेप्थ, ये 10 मीटर। द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर। तो वाटर टेबल कहाँ है, वाटर टेबल कहाँ पर है, water table is 5 meter below the surface of clay layer। ये रहा water table, this is 5 meter। the soil above the water table is capillary saturated, मतलब यहाँ से वो क्या है, इधर से ऊपर की soil कितनी क्या हो गई है, सैचुरेटेड है। यहाँ भी 1 है, नहीं भाई water table के नीचे तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड रहेगी, ऊपर भी कैपिलरी की वजह से सैचुरेटेड हो गई है। बेटा कोई डायग्राम बनाने को नहीं बोला, तो कैपिलरी की वजह से उसने बोल दिया सैचुरेटेड। अगर वो सैचुरेटेड बोल दिया है इसका मतलब उसने ऑलरेडी उसकी डेंसिटी बढ़ा दी। अगर वो सैचुरेटेड नहीं बोलता ड्राई हो गई है, तो सोचिए डेंसिटी कम हो गई होती, डेंसिटी कम हो गई होती तो आपका यूनिट वेट भी कम हो गया होता, वैल्यू कम हो जाती। ऑलरेडी उसने सैचुरेटेड करके यहाँ की डेंसिटी बढ़ा दी है। सैचुरेटेड सॉइल में एक रिलेशन लिखवा चुका हूँ पहले अपने वीडियो में कि सबसे ज्यादा जो गामा एस, फिर होता है गामा सेट, फिर होता है आपका गामा, फिर गामा ड्राई और फिर गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। ये रिलेशन होता है जो आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा आपका ऊपर प्रेशर, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर। तो उसने कैपिलरी से ऑलरेडी क्या किया है, आपका यूनिट वेट बढ़ा दिया है और आपकी वैल्यू ऑलरेडी बढ़ती हुई आएगी। डायग्राम बनाते वो अलग चीज़ होता है, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ जी सेट, देखिए अब की बार उसने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ गामा सेट, the value of gamma set is 19 kilonewton per meter cube. The unit weight of water is gamma w. If now the water table rises to the surface, the effective stress at a point P, effective stress point बेटा P यहाँ पर था कहीं, P यहाँ पर पॉइंट था इस पर, ठीक है, यहाँ पर P पॉइंट था, यहीं पे बताना था कि अगर ये मान के चलिए कि जो गामा सेट दिया है वो दोनों सॉइल का दिया है, सेम है, गामा सेट दिया है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, द वैल्यू ऑफ गामा सेट है 19, चलिए क्ले का ही मान लीजिए, जब नीचे जाना ही नहीं है तो क्ले का ही मान लीजिए, क्या लिखा हुआ है, द वाटर टेबल 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द क्ले लेयर और द सॉइल ऑफ द वाटर इज कैपिलरी सैचुरेटेड, ये हो गया। द वैल्यू ऑफ गामा सेट की वैल्यू यहाँ की दी हुई है, इधर का गामा सेट दिया हुआ है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और यूनिट वेट आपका जो वाटर का है वो गामा डब्ल्यू है, गामा डब्ल्यू कुछ नहीं दिया है तो आप इसको क्या मानेंगे 9.81 किलोन्यूटन गामा डब्ल्यू मान लेंगे, ठीक है। आंसर भी देखिए ऑप्शन भी आपका गामा डब्ल्यू में दिया है, तो आप वाटर का भी क्या मान लीजिए गामा डब्ल्यू के टर्म्स में निकाल लीजिए। इफ नाउ वाटर टेबल राइजेस टू द सरफेस, अगर वाटर टेबल सरफेस पे राइज कर गया है, मतलब पहले यहाँ था उसके बाद वो यहाँ पर राइज कर गया है, तो अफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए अगर वाटर सरफेस मेरा राइज कर जाएगा तो मेरा अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए अफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा कि घटेगा, जब मेरा वाटर सरफेस राइज कर गया तो अफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये आंसर रॉन्ग हो गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया, ठीक है। आप ऑप्शन अपने आप ही ऑप्शन पे आ गए, सी या डी में से कोई एक सही है, ठीक है। अब कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो बेटा देखिए टोटल स्ट्रेस तो आपका सेम रहना है, क्योंकि उसने क्या क्या है यहाँ पर भी सैचुरेटेड कर दिया है और पानी के नीचे भी सैचुरेटेड होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ, तो टोटल स्ट्रेस तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वाटर टेबल यहाँ चला जाए चाहे वाटर टेबल यहाँ जाए, ठीक है। तो चेंज किस में आएगा, चेंज किस में, किसकी वजह से केवल चेंज में आ रहा है, केवल कोर वाटर प्रेशर की वजह से चेंज में। तो अगर मैं सीधे बोलूं कि मेरा डिक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस, डिक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस वो कितना होगा, वो होगा जितना पोर वाटर प्रेशर में चेंज होगा। पहले पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर कितना था 5 इंटू गामा डब्ल्यू, अब की बार क्या था, कितना हो गया 10 इंटू गामा डब्ल्यू, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 गामा डब्ल्यू। क्या डिक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस इसके बराबर ही होगा 5 गामा डब्ल्यू के बराबर, क्या डिक्रीज इन अफेक्टिव स्ट्रेस बाई 5 गामा डब्ल्यू, दिस इज द राइट आंसर। देखा आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, 2 नंबर में आया था जी, समझ मेरी बात को। तो गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बता दूं हमें सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व देख लीजिए, जिसको बहुत ज़्यादा लग रही है कि अरे नहीं हमें तो ऐसे समझ में नहीं आया, वो सॉल्व करके देख लीजिए। बेटा ये स्ट्रेटेजी आपको तब समझ में आएगी, ऐसा आप तब करने लगेंगे जब 4-5 बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, ईएसई गेट और कन्वेंशनल। हमेशा ध्यान रखिएगा आप कन्वेंशनल क्वेश्चन से ही अपने जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चंस ही हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करवाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप जियोटेक के अलावा जिसको बहुत टफ लगता है लोगों को, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत टफ लगता है लोगों को, सर्वे बहुत टफ लगता है लोगों को, ठीक है, और इसके अलावा दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट, ये वो, अगर आप इसमें अपना कंसेप्ट ऑफ बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं बेटा, कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, अपने जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए थे वो लगाइए, जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो लगाइए। और ध्यान रखिएगा मैं जो बुक रेफर करता हूँ जियोटेक के लिए वो है KR अरोड़ा, मैं केवल बच्चों को यही खरीदने को बोलता हूँ, ठीक है। मानता हूँ उसमें क्वेश्चन बहुत कम है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज में थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हुई है। KR अरोड़ा कंसाइज्ड है, सब कुछ बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, उतना दिया हुआ है जितना काम का है, ठीक है। KR अरोड़ा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1A, केस 1 क्या है, जब वाटर टेबल कहाँ था, ये नहीं, केस 1 है व्हेन वाटर टेबल बिलो, केस 1 व्हेन वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल, जब ग्राउंड लेवल से बिलो था तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 19 इंटू 10, बेटा पूरा जे बी एस इक्वल टू 1, जे बी सैचुरेटेड, जे बी सैचुरेटेड, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 19 इंटू, हमें पी पे निकालना है ना, सिग्मा पी निकाल लेते हैं, 19 इंटू 10 190, ठीक है। तो और पोर वाटर प्रेशर पी पे कितना आएगा 5 इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, ऐसे ही मान के चलिए। तो सिग्मा पी बार कितना आ जाएगा, ये पे लिख लेता हूँ, बार आ जाएगा ये 190 माइनस 5 गामा डब्ल्यू, 190 माइनस 5 गामा डब्ल्यू,
ठीक है, तो ये आ गया। अब एक और केस ले लेते हैं, केस 2, व्हेन वाटर टेबल अबव ग्राउंड लेवल। व्हेन वाटर टेबल अबव, जब वाटर टेबल हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर है, ठीक है, जब हमारा वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल, अबव नहीं है बेटा, एट है, एट ग्राउंड लेवल, वहीं पे पहुंच गया, ग्राउंड लेवल के ऊपर नहीं, एट, व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, ऊपर आ गया, तो सिग्मा तो वही रहेगा 190। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने भाई, यहाँ पर जब यहाँ पर वाटर टेबल आ जाएगा तभी तो सैचुरेटेड ही रहेगा। ऊपर देगा, पी से ऊपर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 इंटू सॉरी 10 इंटू 19। पोर वाटर प्रेशर एट पी, पोर वाटर, इसको P1 दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ ना, इसमें यहाँ नहीं हो रहा है, गलत जगह लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, 10 इंटू गामा डब्ल्यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस P2, P2 कितना आ गया, 190 माइनस 10 इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया, 190 माइनस 5 गामा डब्ल्यू माइनस ऑफ 190 माइनस 10 गामा डब्ल्यू, तो डिक्रीज निकल के आएगा कितना आपका, 5 इंटू गामा। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द राइट आंसर सी। या तो आप सॉल्व कर लिए या आप डायरेक्ट देख लीजिए, दोनों ही आपके पास सही तरीके हैं सॉल्व करने के क्वेश्चन। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बड़े आ गए, चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एकदम अलग तरीके का क्वेश्चन है, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, इकलौता क्वेश्चन आया है अभी तक, और ऐसा ही केवल एक ही बार ही आया है। ठीक है, ये लिंक डेटा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। 2011 गेट में आया था लिंक डेटा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है अ सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर वाटर डेप्थ। ठीक है, पहले तो डायग्राम बना लीजिए। ये सी का सरफेस है और 20 मीटर बिलो ये 20 मीटर बिलो आपको एक सैंड मिली है। ठीक है, इस कैरेक्टराइज रिलेटिव डेंसिटी, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी मेरे को पता है 40% है। मैक्सिमम वर्ड रेशियो दिया है ई मैक्स, ये क्वेश्चन हम लोग इस पे कर चुके हैं। ई मिनिमम मुझे पता है कितना दिया है, 0.5 दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है मुझे, जी इक्वल्स टू 2.67। ठीक है, एज्यूम द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी, जी सी का दिया हुआ है मुझे 1.03, और यूनिट वेट ऑफ वाटर देखिए, गामा डब्ल्यू दे दिया अब की बार कितना, 9.81, यही हमें ध्यान देना है, 9.81 गामा डब्ल्यू की वैल्यू है। अब पूछा व्हाट वुड बी द इफेक्टिव स्ट्रेस राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर बताइए एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर। मतलब जब मैं सैंड लेयर से, ये मेरी सैंड लेयर है, जब मैं इस सैंड लेयर से नीचे 30 मीटर की तरफ जाऊंगा तब मेरा वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हुआ, इस पॉइंट पे पूछा इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ का डेंसिटी कितनी है। ठीक है, यूनिट वेट कितना है बेसिकली वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला तो हमारा ये, आपको बता दूं ये सी है। अभी तक हम नॉर्मल वाटर ले रहे थे तो गामा डब्ल्यू ले रहे थे, लेकिन अब की बार गामा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, गामा सी के बराबर हो जाएगा इधर। तो गामा सी, जो भी हम लोग अब फॉर्मूला लिखेंगे वो गामा डब्ल्यू की जगह उसमें क्या रिप्लेस कर देंगे, गामा सी कर देंगे। तो वो गामा सी कितना होगा, गामा सी जी सी इंटू गामा डब्ल्यू के बराबर होगा। भाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, तो 1.03 इंटू 9.81, ये कितना आ गया
ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग है, 10.1043 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको गामा, इसके देखिए सबमर्ज है ना ये वाला सैंड, ये सैंड लेयर जो है पूरा सबमर्ज्ड है। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, गामा सैचुरेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गामा सैचुरेटेड पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डबल लिखते हैं, लेकिन अब की बार किस में डबल हुआ है, सी में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गामा सी लिखेंगे। तो बेटा क्या हमें यहाँ पर ई पता है, नहीं पता है। ठीक है, जी पता है, पता है, तो गामा सी पता है, तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, ई। तो वो निकालने के लिए देखिए एक रिलेशन दे दिया है। ठीक है, ये एक रिलेशन दे दिया है आर डी का। ठीक है, आर डी का फॉर्मूला हमें पता है, आर डी का फॉर्मूला होता है हमारा ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए 0.4 1 माइनस ई अपॉन 1 माइनस 0.5। तो यहाँ से हमारी जो ई की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आ गई, देखिए ई की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 0.8। ई की वैल्यू कितनी हो गई, 0.8 हो गई। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब ई की वैल्यू 0.8 आ चुकी है, ये सारा डेटा हमें पता है। अब हम सीधे क्या निकालेंगे, जी की वैल्यू मेरे को कितनी दी है 2.67। अब हम सीधे निकालते हैं गामा सैचुरेटेड कितना होगा, सैंड का, सैंड का गामा सैचुरेटेड कितना होगा, सैंड का गामा सैचुरेटेड कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो गामा सेट G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू की क्या लिखेंगे, गामा सी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि सी वाला पानी है। तो जी की वैल्यू थी 2.67 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.8 इंटू 10.1043। तो यहाँ से गामा सैचुरेटेड देखिए कितना निकल गया बेटा, सॉल्व करिए। गामा सैचुरेटेड बताइए कितना निकल के आया, गामा सैचुरेटेड निकल के आएगा 19.48 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मेरा यहाँ पर गामा सैचुरेटेड निकल के आ चुका है 19.48 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मेरा गामा सैचुरेटेड मेरा यहाँ निकला है। अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है, जब मेरा गामा सैचुरेटेड निकल आया तो अब मुझे नीचे क्या निकालना है, 30 मीटर पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल स्ट्रेस पता होना चाहिए, टोटल स्ट्रेस सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला होगा हमारा, सिग्मा ऊपर कितना था 20 मीटर डेप्थ था गामा सी का, प्लस 30 मीटर डेप्थ किसका, ये जो गामा सैचुरेटेड हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, तो सिग्मा 20 इंटू गामा सी की वैल्यू 10.1043 प्लस 30 इंटू 19.48। तो सिग्मा कितना आ गया, सिग्मा बताइए कितना आ गया आपका, ये निकल के आएगा आपका 786.486 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे पोर वाटर प्रेशर निकाल लीजिए। पोर वाटर प्रेशर टोटल डेप्थ कितनी थी बेटा, टोटल डेप्थ एक 20 के बाद नीचे 30, तो पूरा पानी ऊपर से नीचे 20 से 30 जब करेंगे तो 50 इंटू, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई किससे करोगे, गामा सी वाले से। ठीक है, क्योंकि वही चल रहा है पूरा पानी, 50 इंटू 10.1043। यह आएगा आपका 505.215 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा माइनस यू। सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 786.486 माइनस 505.215।
तो सिग्मा बार आ गया, सिग्मा बार आ गया 281.271 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये हमारे ऑप्शन में है बेटा? ये ध्यान रखिएगा, सिग्मा बार कितना आया देखते हैं अभी ऑप्शन में है कि नहीं। ये हमारा सिग्मा बार निकल के आया है 281.271 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं ये है कि नहीं। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन में चलते हैं। 281 है क्या? यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी निकल आया। चलिए अगला करते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट वुड बी द चेंज, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द चेंज इन द अफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट वुड बी द चेंज इन द अफेक्टिव स्ट्रेस एट 30 मीटर डेप्थ, वहीं पे सेम जगह, सेम जगह, इनटू द सैंड लेयर इफ द सी वाटर लेवल परमानेंटली राइजेस बाय 2 मीटर। बेटा आप मुझे ये सिंपल सा बता दो, बहुत अच्छे से आपको पता है ये चीज, मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, दो नंबर का ये 2 क्वेश्चन था, बात समझ, 4 नंबर में आपका क्वेश्चन और कितनी देर में हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने इतना सारा लिखा है इसलिए आपको इतना टाइम लगा, वरना 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का। अब आप मुझे बता दो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर अगर वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन होता है तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज होता है? फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर मेरा ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर लेवल का अगर फ्लक्चुएशन होता है तो क्या मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 kPa। सीधे सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लक्चुएशन है। समझ में आ रहा है? जब ग्राउंड लेवल के ऊपर फ्लक्चुएशन होगा तो जितना टोटल स्ट्रेस में इंक्रीमेंट होगा वही इंक्रीमेंट टोटल मेरा किस में भी होगा, पोर वाटर प्रेशर में सेम इंक्रीमेंट। तो दोनों में इंक्रीमेंट होने से क्या हुआ, दोनों ने आपस में कैंसिल आउट कर दिया, इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका क्या आंसर हो गया? राइट, मैं बी आंसर होगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ बेटा, अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में डाउट हो, ठीक है, एक बार मेरा वो वाला वीडियो देखिए, ठीक है, जो इसमें मैंने इसके बारे में बताया है। मैंने अपने सेकंड लेक्चर में, हाँ सेकंड लेक्चर में जो अफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट 2 जो मेरा रिलीज हुआ है उसमें मैंने इसके बारे में बताया है कि मेरा वाटर लेवल की वजह से क्या चेंज, अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मेरा वाटर चेंज है उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, वैसे तो मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों देखेंगे तो उसमें वाटर की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है सॉल्व में, वो दोनों ही मैंने कवर किया है। ठीक है, लेकिन अब प्रिसाइजली आपको केवल इसी के बारे में देखना है तो मेरा अफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखिएगा कि किस तरीके से मेरा ये केवल 0 आंसर आ गया, वाटर लेवल ऊपर होने की वजह से कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है सबको, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस करना क्या था कि अब की बार पानी मेरा सी वाटर लेवल था तो हम लोग किसको रिप्लेस कर दिए, किसको रिप्लेस कर दिए, अब हमने किसको, हमने क्या किया, पानी की जगह जो नॉर्मल वाटर था उसकी जगह हमने सीधे सी वाटर लेवल को, सी वाटर को रिप्लेस कर दिया। सिंपल, गामा डब्ल्यू मेरा 9.81 की जगह 10.1043 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट के हमारे वो जितने भी मेरे तिगड़म बिगड़म बाजी वाले क्वेश्चन थे वो मैंने सब खत्म कर दिए। ठीक है, अब ये है मेरा ईएस का क्वेश्चन। ये भी कुछ नहीं, जो और हलवा होते हैं ईएस के कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन गेट से और ज्यादा हलवा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, सीधे सीधे पूछता है, इतना बड़ा लिख देगा कि पता नहीं क्या लिख दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। पढ़िए आपका क्वेश्चन को। ओके, पढ़ते हैं। अ सैंड लेयर, a layer of sand 6 मीटर thick lies above a layer of clay soil। ठीक है, तो पता चल गया कि क्ले के ऊपर सैंड है। द वाटर टेबल इज एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमें। हमने कहा ना कि ईएस वाले कुछ नहीं करते हैं, हमें सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। ईएस वाले कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ क्या करना पड़ता है, हमें ही ड्रॉ करना पड़ता है, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, ईएस वाले कुछ नहीं करेंगे। ये लाइन अभी भी टेढ़ी है, फिर से बना लेते हैं एक बार। मैं थोड़ा सीधा बनाना चाहता हूँ, देख के सीधा आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड, लाइन तो सीधी आ गई है। वाह, सीधा आ रहा है। ठीक है, अगला एक सैंड था फिर क्ले था।
ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। सैंड लाइज अबव द क्ले लेयर, क्ले के ऊपर लाई कर रही है, क्ले के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। इस 6 मीटर थिक लाइज सैंड ऑफ लेयर 6 मीटर थिक, ये कितना है 6 मीटर। गलत हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा था वाटर टेबल इज एट ए डेप्थ ऑफ, जब वाटर टेबल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूसरा, इज एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, इज एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द, ये वाटर टेबल है एंड दिस इज 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंड लेयर, सैंड लेयर का जो वॉइड रेशियो वो मुझे दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया 0.6, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिया हुआ है कि एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सैंड लेयर अबव द वाटर। देख लिया बेटा, इस बार कैपिलरी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, सैचुरेटेड नहीं हुआ। उसने बोल दिया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सैंड लेयर अबव द वाटर टेबल कितना है मेरा 40%, 0.4, और नीचे तो भैया पानी है तो ऑब्वियसली पूरा सैचुरेटेड होगा। एंड द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले लेयर इज 0.7, दिस इज 0.7, ठीक है। Determine the total stress, neutral stress and effective stress at a point 10 मीटर below the ground surface। 10 मीटर below the ground surface बोला है, ठीक है। मान के चल लेते हैं कि इसी के बारे में बात कर रहा है, 10 मीटर क्ले पूरा, दिस इज 4 मीटर ले लेते हैं सर, ठीक है। दिस इज क्ले और वो ऊपर सैंड है, ठीक है। एज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले, सैंड एंड क्ले, इसमें जी की वैल्यू दोनों में अलग है, 2.65 है, इधर जी की वैल्यू 2.7 है। अब बेटा ये ईएससी का कन्वेंशनल क्वेश्चन था, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत बेकार से होते हैं, हलवा से होते हैं, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मेन कन्वेंशनल करोगे तो ऑब्जेक्टिव, एक ही कन्वेंशनल में 3-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वही कराना सबसे ज़्यादा बेटर है। जब भी आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे तो आप उसी तरीके से करेंगे जितने मैंने केसेस करवाए, मतलब आपको सारे कन्वेंशनल में अगर इस तरीके से निकालने को बोलेगा तो आपको टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस का आपको जो भी वेरिएशन डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करके आना ही पड़ेगा, वो आपको ड्रॉ करके आना ही पड़ेगा। इसी वजह से मेरा ये क्वेश्चन कराने का मकसद भी है कि आपको वो ड्रॉ करके आना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गामा सेट ऑफ, अब देखिए अब हमें 3-4 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। 3-4 चीज़ें निकालनी है। पहले तो गामा सैंड निकाल लेते हैं, गामा सैंड, गामा सैंड सिंपल मतलब मॉइस्ट ऑफ सैंड, तो जी प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये भी सैंड का, तो क्या निकल के आएगा देखिए, जी एस कितना था सैंड का 2.65, मॉइस्ट वाला जो ऊपर से डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू 0.6, 1 प्लस ई की वैल्यू 0.6 इंटू 9.81, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी नहीं दिया हो तो हमें गामा डब्ल्यू की वैल्यू ऑब्वियसली 9.81 लेके चलनी है, पहले भी बता चुका हूँ। तो 2.65 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 9.81, आपकी जो वैल्यू निकल के आई 17.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये किसकी निकल गई, गामा सैंड की, ठीक है। अब हम अगला लेते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं गामा सैचुरेटेड किसका, सैंड का ही, गामा सैचुरेटेड सैंड का। तो जी प्लस ई जी प्लस ई, फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो जी की वैल्यू 2.65 प्लस 0.6 वर्ड रेशियो डिवाइड बाय 1 प्लस 0.6 इंटू 9.81, तो गामा सैचुरेटेड सैंड का ही गामा सैचुरेटेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
19.93 19.92 ले लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं ताकि ये रब करूंगा तो बाद में वैल्यू में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाद में वैल्यू में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ गामा निकल के आया मेरा 17.72 और यहाँ का गामा मेरा निकल के आया है, यहाँ गामा सेट था 19.92 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब एक फॉर्मूला और बचा है, अब है गामा सेट यहाँ का, गामा सेट ऑफ क्ले। गामा सेट क्ले क्या है, फिर से वही सेम फॉर्मूला गामा सेट का जी प्लस ही, लेकिन अब की जी की वैल्यू 2.7 प्लस ई की वैल्यू कितनी है 0.7, 1 प्लस ई 1 प्लस 0.7 इंटू 9.81। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा देखिए, $19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए गामा सेट मेरा 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, बाकी का रब कर देते हैं क्योंकि वे कैलकुलेशन में काम आएगा। ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, जब तक मैं नीचे से रब करता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, या डायग्राम बनेगा। चलिए ठीक है, पॉइंट ले लेते हैं अब सीधे। इसको मानेंगे ए, जैसे हमने अपने केसेस में किया था। अब क्योंकि सॉइल मेरी यहाँ अलग है तो ये भी केस ले लो अगर बी। ठीक है, सी एंड डी। बेटा ए, क्या मुझे दोबारा करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता दोबारा करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने केस में बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चलिए मैं उनके लिए कर देता हूँ। लेकिन बेटा जब भी मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊँ, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले के जो भी मैंने वीडियो लॉन्च किए हैं वो सारे वीडियो आप लोग देख के आएँ, ताकि हमारा क्वेश्चन करने में टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो। हम लोग उसी तरीके से अप्रोच करें जिस तरीके से एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ए पे सिग्मा कितना होगा? ऊपर देखो, ए के ऊपर कुछ है क्या बेटा? नहीं है, जीरो, टोटल स्ट्रेस जीरो। यू कितना होगा? पानी है क्या ऊपर? नहीं है, जीरो। तो अफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा ए पे? ए तो अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? जब दोनों ही जीरो हैं, टोटल और पोर वाटर प्रेशर, तो अफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीबी तो बीबी में सिग्मा देखा बीबी के ऊपर कितना है? पहले तो देखो हाइट कितनी है। हाँ भाई, है क्या? हाँ है, क्यों नहीं है? ये रही बीबी के ऊपर हाइट कितनी है? 2 मीटर की है, 2 मीटर की हाइट है। और कितना है, कितनी डेंसिटी ऊपर की लिखी अभी हमने निकाली थी, 17.72 अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में। पोर वाटर प्रेशर कितना है बेटा ऊपर? पोर वाटर प्रेशर, पानी है क्या भाई? कोई है क्या? नहीं है, उसने कह दी नहीं है। ठीक है, जब पानी ऊपर नहीं है तो ऊपर जो पोर वाटर प्रेशर कितना हो गया? जीरो। तो अफेक्टिव स्ट्रेस भी किसके बराबर आ जाएगा? टोटल स्ट्रेस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर कितना है? जीरो। 35 पॉइंट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, बहुत आसान है। इतनी बार क्वेश्चन करा लिए, अब तो क्लियर हो जाने चाहिए। सीसी टोटल स्ट्रेस, सीसी पे टोटल स्ट्रेस। हाँ भाई, ऊपर कोई है? हाँ है। क्या कितना है? 6 प्लस 2, सॉरी ये टोटल जो बचेगा 4, यहाँ से लेके यहाँ तक 4, 4 प्लस 2, पहले तो 4 लिखा। 4 की डेंसिटी तो बी कर देते हैं, ये सब बी वाले हैं, सी वाले। 4 की डेंसिटी, 4 की डेंसिटी कितनी निकली है? 19.92 प्लस ऊपर 2, वो कह रहा है 2, मैं भी हूँ तो 17.72
ठीक है, ये आ गया पोर वाटर प्रेशर सी पे। बेटा सी के ऊपर कोई पानी है क्या? हाँ भाई है, कितना है? 4 का मल्टीप्लाई कर दो 9.81 से, ये आ जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा? सिग्मा माइनस यू अभी निकाल लेते हैं, पहले सिग्मा निकाल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 19.92 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 70.72 115.12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर कितना आ गया? 39.24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल स्ट्रेस में से अगर हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अगला यहाँ पर कर लेते हैं, लास्ट बचा है डी टोटल स्ट्रेस। कह रहा भाई कोई है क्या ऊपर? वो कह रहा हाँ मैं तो बहुत सारा हूँ, इतना पहले तो भी कम था, अब तो और ज़्यादा हो चुका हूँ। कितना? 4 मीटर और बढ़ गया। तो मतलब ये 115 का तो सिंपल ऐसे ही आएगा सीधे, जो ऊपर था सी तक, प्लस 4 इंटू यूनिट वेट कितना है नीचे? 19.62। कह रहा है मैं 19.62। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 193.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आया पोर वाटर प्रेशर। ऊपर हो गया पोर वाटर प्रेशर। हाँ भाई है, कितना? 4 और 4 8 मीटर देगा। एक 4 मीटर और ये 4 मीटर, तो टोटल कितना ऊपर है? 8 मीटर ऊपर है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये कितना आ जाएगा? निकाल लो बेटा तुरंत नहीं पर। कह रहा है 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस मेरा 193.6 माइनस पोर वाटर प्रेशर, वो मेरा आंसर निकल गया है 115.12 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले बनाएंगे हम लोग टोटल का सिग्मा। ए पे कितना था? 0। बीबी पे कितना है? 30। पहले तो यहाँ पर आएगा, ये इधर भी ए पर लाइन बनेगी। बीबी पे 35.4। अब मुझे एक बात ये बता दें, जब बीबी पे 35.4 था तो सीसी पे हमारा 115.12 था, लेकिन क्या अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ? मैंने जो इस साल में बता दूंगा, आएगा बाहर की तरफ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि मेरा जो यूनिट वेट है वो बढ़ चुका है, यूनिट वेट की वैल्यू बढ़ गई है ऊपर के रेस्पेक्ट में। ये तो क्या मूव करेगा? बाहर। ग्राफ थोड़ा कहाँ मूव करेगा? बाहर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे मूव करा देते हैं। उसके बाद देखिए फिर से नीचे टोटल स्ट्रेस कितना हो गया? 193.6, लेकिन यूनिट वेट की वैल्यू पहले से थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो इसको फिर से थोड़ा अंदर की तरफ हम लोग मूव करा देंगे ताकि दिखना चाहिए वेरिएशन क्या है। एग्जैक्ट कोई नहीं मांगता है, ठीक है, बस वो एग्जामिनर भी वेरिएशन देखता है कि कितनी वैल्यू में वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए ना कि बच्चे को कुछ आता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए थोड़ा वेरिएशन दिखाना जरूरी होता है। ये वैल्यू थी मेरी, ये वैल्यू थी कितनी? 35.44। ये वैल्यू मेरी निकल के आई 115.12 और ये वैल्यू निकल के आएगी थी मेरी 193.6। ठीक है, सब चल रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। पोर वाटर प्रेशर, बेटा पोर वाटर प्रेशर क्या मेरा ए पे कुछ था? नहीं। बी पे कुछ था? नहीं। उसके बाद से देखिए सीसी पे कुछ है कितना? 75.8, ये 39.24 और डी पे भी है, लेकिन दोनों में ही गामा डब्ल्यू है, सेम है, तो मेरा पोर वाटर प्रेशर सीधे ऐसे आएगा। ठीक है, दिस इज 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और ये वैल्यू थी मेरी, ये वैल्यू थी, ये गिवन है, यहाँ पर निकली थी 39.24। ठीक है, अब करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस।
अफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन भी करनी है, उसके बाद डायग्राम भी बना के आना है, ठीक है। सिग्मा बार अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा बार निकालेंगे। ऊपर 0 था सिग्मा बार, ए पे 0 है, ठीक है, बी पे 35.44, बी पे 35.44, सी पे 75.88। लेकिन देखिए यहाँ पर तो हमारा सिग्मा की वैल्यू जितना टोटल थी उसी के बराबर थी 19.92, लेकिन उसके बाद अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई है, अफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो गया, आपने गामा सेट में से गामा डब्ल्यू को आपने माइनस भी कर दिया, तो इसका मतलब मेरी डेंसिटी थोड़ी क्या हो गई, कम हो जाएगी, ये वैल्यू जाएगी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ, अंदर, इससे अंदर, ठीक है। और तीसरी वाली वैल्यू में क्या हुआ है कि आपने जो यूनिट वेट था वो पहले 19.92 था, उसमें से आपने माइनस किया तो अंदर रही है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन अब की बार क्या है कि 19.62 है, उसमें से आप लोग 9.81 माइनस करें, मतलब 19 पॉइंट, पहले देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 17.72 था, जब आप अफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं तो क्या करते हैं, गामा सबमर्ज को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी तो एक फॉर्मूला था अफेक्टिव स्ट्रेस का, तो यहाँ का गामा सबमर्ज क्या हुआ है 19.62 माइनस 9.81, ठीक है, मतलब 19.62 माइनस 9.81 समथिंग 9 10 के आसपास आ गया, तो मतलब 17 से 10 तो कम हो गया, तो और अंदर गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 19.62 माइनस 9.81, इससे तो और कम हो जाएगा ना, उस वाली से, तो उस वाली से और कम हो जाएगा, तो मतलब ये सोल, ये वाला लाइन और ज़्यादा थोड़ी अंदर जाएगी। स्ट्रेट लाइन मत बनाया ना बेटा, वो तो जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, मुझे मालूम है कुछ धुरंधर होंगे जो स्ट्रेट लाइन भी बना देंगे, इसलिए मैं दोबारा ही ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ धुरंधर होंगे यहाँ पर बैठे हैं कई सारे धुरंधर, ठीक है, दिखा देता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ली, ये अंदर और ये और अंदर, ठीक है। तो ये वाली इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू थी मेरी, इधर देख लेते हैं, ऊपर 0, इधर टोटल स्ट्रेस के बराबर 35.44, यहाँ मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस 75.88, ठीक है, और यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू हो गई मेरी 115.1, ठीक है। अब जाके ये वाला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से अगर मेंस के क्वेश्चन आता है तो आपको कन्वेंशनल में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब उसने देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, डिटरमाइन द, इसने नीचे पूछा ना, डिटरमाइन द टोटल स्ट्रेस, बता दिए टोटल स्ट्रेस कितना है, डिटरमाइन द पोर वाटर प्रेशर कितना है, इतना है, और डिटरमाइन द इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, जितना है, दिस इज द आंसर। इसको आप बॉक्स में बंद कर दिएगा, यही आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है इन तीनों को, ठीक है, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि लास्ट क्वेश्चन सेम है पहले की तरह, लेकिन कैपिलरी राइज हो गया है, ठीक है, कैपिलरी राइज है, बाकी सब सेम है। तो अब डायग्राम भी बनाना है और क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। गेट में क्या था, डायग्राम दे था, बस आंसर निकाल के भटक दो, उनको और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ड्रॉ द टोटल, वही ड्रॉ करना है, आपकी बात तो खुद ही बोल दिया, टोटल पोर वाटर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम फॉर ए सैंड स्ट्रेटम हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 मीटर, हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 मीटर। ये लाइन निकल के आई है सीधी, इससे ज़्यादा सीधी नहीं आ रही, ठीक है। ये 10 मीटर का बताया है सैंड। द वाटर टेबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, बोला है कि वाटर टेबल जो है 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है, ठीक है, बना देते हैं। दो मीटर पे वाटर टेबल है, एंड देयर इज अ कैपिलरी राइज ऑफ 1 मीटर अबव द वाटर टेबल। वाटर टेबल के अबव जो है हमारा 1 मीटर का कैपिलरी राइज है। बेटा थोड़ा सा बड़ा बना देगा डायग्राम, वरना हमारे जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बहुत घिचपिच सा हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बड़ा बनाते हैं,
बेटर रहेगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। बड़ी मुश्किल से लाइन सीधी बनी थी, एकदम सीधी, वो भी डिलीट हो गई। तो बड़ा ही मुश्किल है सीधी लाइन बनना, बन जाती है कभी कभी, लेकिन चलिए आगे। ये 10 मीटर की लाइन है। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ पर वाटर टेबल है, 2 मीटर पे नीचे वाटर टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर बनाते हैं बढ़िया वाटर टेबल 2 मीटर, मान के चलते हैं 2 मीटर यही है। भावनाओं में, भावनाओं को समझिएगा बेटा, लग रहा है 5 मीटर, लेकिन भावना समझिए 2 मीटर है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए ऐसे बनाया है। और बोल रहा है कि कैपिलरी राइज हो गया है, कैपिलरी राइज हो गया है, कैपिलरी राइज हो गया है 1 मीटर, 1 मीटर का कैपिलरी राइज है यहाँ से। अलग अलग कलर होने का फायदा ये है, कितना अच्छे से बन रहा है, ड्राइंग बढ़िया बन रही है ना, मजा आ रहा होगा। कैपिलरी राइज 1 मीटर, 1 मीटर, हाँ लिख लेता हूँ। 1 मीटर का कैपिलरी राइज हुआ है, वो तो वाटर टेबल। एज्यूम द ड्राई सैंड एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट, दोनों की वैल्यू दी गई बेटा, सब पूरी सैंड है। ठीक है, इससे कैपिलरी राइज हो गया है, तो यहाँ पर मेरा ये भी सैचुरेशन हो गया, कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब कैपिलरी की वजह से भी यहाँ सैचुरेटेड है। तो ये ऊपर वाली जो गामा है वो वैल्यू दी हुई है 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो पूरा गामा सेट की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमें 21 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, 21 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, धीरे 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 करके समझाया है। अब थोड़ा स्पीड में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब लोग समझेंगे किस तरीके से करा है, और स्पीड भी एग्जाम में चाहिए, एकदम धीरे 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 भी नहीं करना है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार डायरेक्ट डायग्राम बना दूँ, और फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे। ठीक है, इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, इतने स्टेप समझा दिए, तो अब तो एक एक वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे डायग्राम से, सीधे डायग्राम बनाते हैं और तभी वैल्यू को लिखते चले जाते हैं। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं। तो पहले टोटल स्ट्रेस को सीधे लाइन खींच लो पहले, तो सबसे पहले आपका काम है सबसे पहले सीधे लाइन खींचना, और यहाँ लिखना टोटल स्ट्रेस यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जिस पॉइंट पे भी निकालना होगा तो उसके ऊपर देखते चला, जिस पॉइंट पे भी निकालना होगा तो उसके ऊपर देखते चला, कुछ है क्या, बस टोटल स्ट्रेस। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे कुछ है ऊपर, नहीं है, जीरो, तो जीरो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट पे जब हम लोग निकालेंगे तो इस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा बेटा, बताओ इस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, 17 इंटू 1 तो 17, टोटल स्ट्रेस इज 17। टोटल स्ट्रेस इज 17। अब उसके बाद पूरी सॉइल सैचुरेट, अब उसके बाद देखिए ये क्या है, ये अभी गामा सैचुरेटेड, ये भी गामा सैचुरेटेड, ये भी गामा सैचुरेटेड, ये भी सब गामा सैचुरेटेड हो गए। तो सब गामा सैचुरेटेड हो गए, मतलब एक ही सॉइल है, और 17 से ज़्यादा, देखिए पहले 17 था गामा और उसके बाद 21 है, तो इसका मतलब लाइन कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, और सेम वैल्यू होगी, सेम वैल्यू, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दिए, सेम वैल्यू। ठीक है, चाहे तो आप अलग अलग पॉइंट पे भी निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो 17 आया ही था। ठीक है, यहाँ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस प्लस 21, 21 इंटू 1 तो कितना आ गया, 38, यहाँ 38 आ गया। नीचे निकालना है तो कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, 17 प्लस कितना बचा, 10 मीटर के बाद 1 मीटर, 9 इंटू 21, नीचे आ गया 206 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। चलिए अगला बढ़ते हैं पोर वाटर प्रेशर की तरफ, अगला पोर वाटर प्रेशर की तरफ। हाँ जी, देखिए जरा, क्या इधर कुछ है, ऊपर कुछ है बेटा, नहीं है।
ऊपर कुछ नहीं है पानी। क्या इधर कैपिलरी की वजह से कुछ आ रहा है? इस जगह कैपिलरी की वजह से देखो, इस जगह कुछ आ रहा है कैपिलरी की वजह से? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पोर वाटर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पोर वाटर प्रेशर जीरो है। मेरा पानी का वाटर टेबल यहाँ पर था, कैपिलरी मेरा यहाँ तक आया, तो यहाँ तक कोई इफेक्ट है ही नहीं है, तभी तो गामा की वैल्यू गामा ड्राई दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेरा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कुछ नहीं आई है, कुछ नहीं आई है इधर। लेकिन उसके बाद देखिए कैपिलरी वैल्यू आ गई। कैपिलरी कितना बड़ा, 1 मीटर तक कैपिलरी भरा है, और वो भी कैपिलरी की वजह से जो हमारा वाटर प्रेशर होता है वो कितना आता है, नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव में ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू 9.81, 1 इंटू 9.81, तो वैल्यू 9.81 के बराबर हो गई। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9.81 के बराबर चल रहा है, ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग वाटर टेबल पे पहुंचते हैं, जैसे ही वाटर टेबल पे पहुंचते हैं, ठीक है, कैपिलरी का इम्पैक्ट खत्म और पानी ऊपर कुछ है नहीं। जब पानी ऊपर कुछ है नहीं तो यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, जितना हमारा वाटर टेबल का हेड होगा। वाटर टेबल का हेड कितना, 8 मीटर, तो 8 इंटू 9.81 पॉजिटिव में। अब की बार पॉजिटिव में सीधी जाएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सब 9.81 ही चल रहा है हर जगह, गामा की वैल्यू सेम है। तो 8 इंटू 9.81 निकाल लेंगे, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव। 8 मल्टीप्लाई 9.81, 78.48। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। ये कैपिलरी की वजह से आया। अगर सब कुछ हमने सीख लिया है तो कैपिलरी की वजह से भी कोई आने की दिक्कत नहीं है। मैं कैपिलरी का फंडा बहुत क्लियर कर चुका हूँ जब मैंने केस पढ़ाया था। अगर किसी ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है कैपिलरी का अफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट 2 वाला, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कैपिलरी को किस तरीके से लेते हैं, और मैंने इससे ऊपर क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करवाए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप डिटेल में करना चाहें तो खुद से कर लें, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, वैल्यू तो निकालनी है। जैसे यहाँ पर टोटल स्ट्रेस था, तो टोटल मतलब दोनों का आता है, जो भी वैल्यू दी हो निकाल लो, मतलब 17 इंटू 117। अब यहाँ निकालना है, तो यहाँ निकालने के लिए 17 इंटू 1 प्लस 21 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ निकालना है तो क्या करोगे, 17 इंटू 1, और पूरा गामा सैचुरेटेड था इसलिए 9 इंटू 21, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर गामा 17 था, इतना लिया, तो दूसरी बार गामा 21 था, तो थोड़ी बाहर की तरफ लाइन निकाल दी, ये आ गई। पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पर वाटर का कोई इम्पैक्ट नहीं था इस पूरी लाइन में, वाटर का कोई इम्पैक्ट नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू यहाँ जीरो है। अब ठीक है, पोर वाटर प्रेशर की यहाँ जीरो है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा कैपिलरी राइज हो गया। यहाँ पर कैपिलरी का 1 मीटर राइज है, तो वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, जितना कैपिलरी ऊपर उठ के आया है, कितना उठ के आया है, 1 मीटर आया है, तो मतलब 1 इंटू 9.81 इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया कैपिलरी पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी होता है, इसलिए नेगेटिव ले लेंगे। और ठीक है, यहाँ पर आएंगे जहाँ पर वाटर टेबल होता है, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, कैपिलरी का तो इम्पैक्ट जीरो हो ही गया, तो इसके ऊपर कोई वाटर टेबल भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो जीरो होगा। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे उससे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में पोर वाटर प्रेशर आएगा। वो कितना आएगा बेटा, कैपिलरी का इम्पैक्ट यहाँ खत्म हो चुका है। ठीक है, वो सिर्फ कैपिलरी की वजह से था, बाकी तो यहाँ पर जो होगा वो केवल कितना होगा, जितना ऊपर वाटर टेबल होगा वो कितना है, 8 है, तो 8 इंटू 9.81, इसलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, किसी को कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अफेक्टिव स्ट्रेस को, पढ़ते हैं जरा थोड़ा। देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है अफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। मैं इसलिए बार बार अब कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है ये अफेक्टिव स्ट्रेस का, और दूसरे कलर से बनाएंगे इसको ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जीरो होगा, सब कुछ जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, जब सपोज करिए कि जो ये पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ पहले ए बी बी, बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी जरूरत होगी तो देंगे। बी बी की मैं जस्ट अबव बात करूँ, जस्ट अबव, तो मेरा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू जीरो होगी, तो इसका मतलब जितना मेरा इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस होगा वही मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा। लेकिन जस्ट मैं बीबी के एकदम नीचे आ जाऊं तो मेरा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू देखिए इसी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट के देखते हैं अभी एक बार दोबारा दिखाता हूँ। इस वाली लाइन के अगर मैं जस्ट ऊपर चलता हूँ, इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर,
जस्ट ऊपर मेरा पोर वाटर प्रेशर 0 है, तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, जितना मेरा टोटल स्ट्रेस के बराबर होगा 17। लेकिन जैसे ही इस लाइन के इस पॉइंट के नीचे आया, मैं इस लाइन के नीचे जैसे ही आया, मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में जा गई। तो इसका मतलब जब मैं टोटल स्ट्रेस में पोर वाटर प्रेशर को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मेरी सडन मुझे यहाँ पर जंप मिलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का मुझे यहाँ पर सीधे क्या मिलेगा, सीधे एक जंप मिलेगा, और वो वैल्यू मेरी निकल के आएगी, कितनी आएगी, 17 प्लस, वो वैल्यू मेरी निकल के आएगी 17 प्लस 17 प्लस मेरी वैल्यू कितनी आई, ये वाली 9.81, ये वैल्यू कितनी हो गई, 17 प्लस 9.81, ये वैल्यू आ गई 26.81। मुझे जंप इतना मिला 26.81 का, मुझे सीधे जंप मिला है, 26.81 का मुझे सीधे जंप मिला है। ठीक है, 26.81 का जंप मिला है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब क्या होगा, ये आ गया, अब एक जंप मिल गया, उसके बाद मेरा पोर वाटर प्रेशर फिर से यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जितना मेरा टोटल स्ट्रेस होगा इस पॉइंट पे, उतना ही इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। अब की बार लाइन मेरी जो यहाँ पर, तो देखिए मेरा जो, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो था इस जगह मेरा जो यूनिट वेट था वो था 17, यहाँ पर मुझे सीधे जंप मिला, और यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू मेरी और ज़्यादा इंक्रीज कर गई। ठीक है, यहाँ पर मेरी वैल्यू और ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंक्रीज करी है। ठीक है, तो सीधे एक जंप मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू फिर से टोटल स्ट्रेस के बराबर हो गई। तो ये लाइन मेरी थोड़ी सी बाहर जाएगी इससे, क्योंकि मेरा जो मेरा जो गामा है वो इस जगह गामा 21 है, तो वो ये लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे जाएगी। अब क्योंकि मेरा यहाँ पर टोटल स्ट्रेस, जो इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस के बराबर आएगा, वो कितना आएगा, 38 के बराबर आएगा। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, वो 0 है। अब नीचे चले, तो नीचे तो क्या है, अब की बार जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या है, पॉजिटिव है, पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव है, तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, लाइन मेरी थोड़ी अंदर चली जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। स्ट्रेट लाइन सी मत बना देना, ये लाइन मेरी थोड़ी अंदर मूव करेगी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्यों मूव करेगी, देख लेते हैं। अभी एक बार मैं ड्रॉ कर दूँ, फिर बताता हूँ क्यों करेगी, थोड़ा अंदर। ठीक है, टेढ़ी क्यों जा रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी कितनी होगी, ये वैल्यू होगी मेरी 206 माइनस 78.48, 206 माइनस 78.48, 206 माइनस 78.48, ये वैल्यू आ गई मेरी 127.52 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम था, इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हुआ क्या कि यहाँ पर तो सब 0 था पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो गया। फिर इसी पॉइंट पे मेरा जो पोर वाटर प्रेशर था वो मेरी वैल्यू थोड़ी जंप करी है, तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस में भी जंप आएगा। क्यों, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर था तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं उस टॉपिक में कि ड्यू टू कैपिलरी मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है, वो हुआ भी। उसके बाद मेरा पोर वाटर प्रेशर कम होता जा रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा इसके रेस्पेक्ट में, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मेरी ऐसे लीनियरली बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर मेरा नेगेटिव में थोड़ा कम हो रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर मेरा टोटल स्ट्रेस जो था वो 38 था, तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर 0 है, तो मेरा टोटल स्ट्रेस भी कितना आ जाएगा, जो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना आ जाएगा, 38 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो गामा जो मैंने कंसीडर किया है वो गामा, देखिए यहाँ पर जो 21 था और प्लस मेरा गामा डब्ल्यू भी ऐड हुआ है कुछ सम पॉइंट, तो इसका मतलब जो मेरा टोटल स्ट्रेस, जो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस में गामा यूज हुआ होगा उससे ज़्यादा स्लोप होगा, तो वो लाइन थोड़ी इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी बाहर की तरफ जाएगी। अब जैसे ही हम लोग इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे, मेरा पोर वाटर प्रेशर अब की बार नेगेटिव में यूज होगा, मतलब पोर वाटर प्रेशर माइनस होगा टोटल स्ट्रेस में से, ताकि इफेक्टिव स्ट्रेस आ सके। तो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर जो गामा होगा वो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर होगा, और यहाँ पर जो मेरा वो था गामा सेट प्लस गामा डब्ल्यू के बराबर था। तो मतलब अगर हम देख पा रहे हैं कि ये वाली डेंसिटी इससे ज़्यादा है तो इसका स्लोप इससे ज़्यादा आएगा, और ये वाली डेंसिटी इससे कम है तो इसका स्लोप अंदर की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये अंदर बाहर की लाइन थोड़ा आपको बता रहा था।
तो ये था हमारा ESE 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको करना उसी तरीके से जैसे हम ऊपर स्टेप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन मेरे को आपको डायरेक्ट एक डायग्राम बना के दिखाना था कि किस तरीके से आप ये जज कर पाए कि सपोज करो मैच द कॉलम आ जाए, या फिर ऑब्जेक्टिव आ गए कि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट यदि वो बोल दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट, क्या कहते हैं, करेक्ट अफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आपके पास ESE में जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 1 मिनट 3 घंटे में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टेक्निकल। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 1.67 मिनट्स होता है, तो आपको उतनी ही देर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। तो उसके लिए ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। तो आज का मैं ये टॉपिक यहीं खत्म करता हूँ। जितने दुनिया भर के आपके क्वेश्चन करिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, मेरे से पर्सनल क्या कहते हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका टेलीग्राम का मैं एक लिंक है वो मैं आपको क्या कहते हैं कमेंट पे शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उस पर आप चैनल पे ज्वाइन होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक द लेसन, ठीक है। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर दबाएं, लाइक बटन जरूर दबाएं अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो, ठीक है। लेट्स क्रैक GATE एंड DSE विद मी, और लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आपके ऊपर चैनल पे सबसे पहले वीडियो में हमारे दिखाई देने लगेंगे। कमेंट करिए बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा कोड भूलिएगा नहीं, अगर आप SMYT कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी नॉलेज मिलती रहे। बेटा कोड लेकिन मत भूलिएगा, ओके। होप कि आपको मेरा लेसन आज का पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप हो जाएंगे, फिर भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। ओके, बाय बाय।